नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट साद सिद्दीकी। पेश है देश और प्रदेश की खास खबरें। देश में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अब तक की खबरों में स्थानीय टीएमसी और अन्य पार्टियों के बीच जिस तरह की तैयारियों को अंजाम दिया गया था, वहां पहले राउंड की वोटिंग अब पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में करीब 152 सीटों पर मतदान कराए गए हैं। हालांकि यहां मचे चुनावी संग्राम के बाद अब यहां की वोटिंग प्रतिशत को लेकर हंगामा बरपा है। बता दें, मतदान के बाद जिस तरह के आंकड़ों को सामने लाया गया है उससे हर कोई हैरान है। बता दें, जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 84.69% और पश्चिम बंगाल में 91.78% वोटिंग के साथ यह पहला मामला है जब आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वोटिंग पार्टिसिपेशन 78.29% था, जो 2011 और पश्चिम बंगाल में 84.72% 2011 में था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु दोनों में वोटिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज़्यादा रही है। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, तब पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने सफाई दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब पर कहते हैं कि मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया, यह अखबार से आया है, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। पश्चिम बंगाल में मतदान पर उन्होंने कहा, देखते हैं, इंतजार करते हैं। already reply ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It has appeared in the newspaper. सर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ सर, इस बार क्या बोलना चाहते हैं सर प्लीज? जो चीज मुझे बोलना है वो बोलूंगा। सर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो गए सर, वोटिंग परसेंटेज तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वोटिंग परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड। Let us see, wait please. विल दैट बी बेनिफिट? उधर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसने की कोशिश की है, तब दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बता दें कि 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका कांग्रेस नेता TM प्रतापन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह संबोधन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है और इस पर कार्रवाई की मांग की जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता के बेटे की थार गाड़ी से एक्सीडेंट और उस पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विधायक के बिगड़े बोल अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, इससे पहले प्रदेश की IPS एसोसिएशन द्वारा पत्र लिखकर विधायक विरोधी के बयानों पर सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई थी। तब मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल द्वारा न सिर्फ उन्हें नसीहत दी गई थी, बल्कि अनुशासनहीनता का पत्र भी जारी कर दिया था। अब जब प्रतिम लोधी आला कमान के सामने पेश हुए हैं, तब उनके सुर कुछ बदले हुए सुनाई दे रहे हैं। हमारा जो लड़के का जो प्रकरण हुआ है उसमें केस पंजीयन हुआ है, कोर्ट में गया है। दूसरा, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई हुई है, उसमें हमने सहयोग किया है, पूरा सहयोग किया है। गाड़ी भेजी, जमानत के लिए लड़के को भेजा। उसमें इतना है, लड़के को जो उसके निकाला गया था रोड पर जुलूस, उससे थोड़ा सा आहत हुआ है। उसमें मैंने कुछ शब्दावली गलत बोल दी है। अगर किसी अधिकारी को बुरी लगी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं उसमें। और हमारी सरकार चल रही है, सरकार में अधिकारी काम कर रहे हैं, तो अधिकारियों की मेलजोल से ही सरकार चलती है। हमने अभी खंडेलवाल जी को, माननीय खंडेलवाल जी को हमने जो पत्र दिया है अपना पेश किया है, और मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मैंने आग्रह किया है कि उसकी जाँच हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे हम शब्दावली पर ध्यान रखेंगे और पार्टी की गाइडलाइन में चलेंगे। पार्टी के संज्ञान में है मामला, पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो बहुत अच्छा। अब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी को लेकर आलाकमान जब डैमेज कंट्रोल में जुटा था, तब एक और मामले ने भाजपा की परेशानी में इजाफा कर दिया है। बता दें कि अब उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन ने कब्जों को हटाने के नोटिस जारी कर दिए जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य विधायक चिंतामणि मालवीय ने जो कहा उससे हर कोई हतप्रद है। बता दें कि विधायक मालवीय ने न सिर्फ कब्जा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि कारण पूछे जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में विपक्ष ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर स्टैंड ले लिया है। प्रश्न ये भी है कि मुख्यमंत्री ने भी यूनिवर्सिटी में कुलपति का बंगला लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुलपति का बंगला ईयरमार्क होता है,
ऐतिहासिक होता है और हम तो उन्हीं के पदचिन्हों पर हैं। कांग्रेस ने तुरंत मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए अब राजनीतिक मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर तगड़ा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया के सामने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि विदिशा उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा जमाया हुआ है। उनका आरोप है कि विदिशा जिले में सरकारी रिकॉर्ड और ज़मीनी हकीकत को देखें तो विदिशा में एक शहर दो कानून की स्थिति बनी हुई है। वो कहते हैं कि भाजपा मास्टर प्लान नहीं माफिया प्लान बनाती है और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना ही भाजपा का मास्टर प्लान है। विदिशा एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक शहर और दो कानून चलते हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा की नीति है और माफियाओं को इस तरह के संरक्षण देना भी भाजपा की नीति है। ये वो पंप हाउस है, ये पंप हाउस है और ये वो कुआं है। कुएं का अगला फोटो मैं एरियल व्यू में फिर से दिखाता हूं। ये कुआं है और इसी कुएं का वो छोटा फोटो, करीब से फोटो जो है वो ये दिख रहा है, ये पंप हाउस है। और फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा। ये मकान जो है वहां स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये किसका है। आप देख पा रहे हैं नीचे क्या लिखा है, पढ़िए आप जरा। पूर्व मंडल अध्यक्ष खामखेड़ा और जिला कोषाध्यक्ष विदिशा। तस्वीर किसके साथ है? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। ये उसी का यहां पर वो कुआं है, यहां पर, ये यहां कहीं पर, और यहां से ये नहर सीधे इधर आई थी। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहां एक पेट्रोल पंप है। ये सब जो है अवैध है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और हर साल महंगी किताबें खरीदने के दबाव पर अब लगाम लगने वाली है। मानवाधिकार आयोग ने साफ कर दिया है कि स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बच्चों के साथ अकादमिक भेदभाव नहीं चलेगा। प्रियंका कानूनगो की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने देश भर से मिली शिकायतों के बाद अब सभी राज्य सरकारों और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर 30 दिन में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने यह कार्रवाई नमो फाउंडेशन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की है। अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल जानबूझकर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगवाते हैं जो एनसीईआरटी के मुकाबले 10 गुना तक महंगी होती है। अब आयोग ने कहा है कि कक्षा 8 तक एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, यानी अब आपको किताबों के नाम पर हज़ारों रुपये लुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।